अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला ना सुनाने की हैट्रिक हो गई है। ये तीसरी बार हुआ है जब अदालत ने इस केस के फैसले को मौखर किया है। अब इस केस पर फैसला 17 जनवरी बरोज जुमा सुनाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस केस के जज ने फैसला मौखर होने की वजह बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अदालत में अदम मौजूदगी करार दी है। जज नासिर जावेद राना के बकौल बानी पीटीआई को कमरा अदालत में आने के लिए 2 बार पैगाम भेजा गया। वो कमरा अदालत में नहीं आए, लिहाजा अब आइंदा समात पर फैसला सुनाया जाएगा। अब इस केस की समात बार बार मौखर होने से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आया हुकूमत तहरीक इंसाफ को डील का रास्ता देना चाहती है और तहरीक इंसाफ की रास्ता अपनाना चाहती है, जबकि यह तासुर भी उभर रहा है कि हुकूमत इस केस के जरिए बानी पीटीआई पर दबाव डालकर अपनी शर्तों पर बात मनवाना चाहती है। और जाहिर है इस केस की तीसरी बार मौखर होने पर जो दलील दी जा रही है वो ज़्यादा वजनी नहीं लगती, क्योंकि कानूनी माहिरीन की अक्सरियत के बकौल कानून किसी मुल्जिम को हक नहीं देता कि अदालत उसकी मर्जी की तारीख पर फैसला सुनाए। माहिरीन कानून का ख्याल है कि सीआरपीसी की सेक्शन 366(3) वाज़ेह है कि किसी अदालती फैसले को इस बुनियाद पर गैर मौसर करार नहीं दिया जा सकता कि अदालती फैसले के वक्त मुल्जिम अदालत में मौजूद नहीं था। माहिरीन के ख्याल में कानून किसी शख्स की गैर मौजूदगी में मुकदमे की कार्रवाई चलाने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन जब मुल्जिम ने मुकदमे की कार्रवाई में शिरकत की हो और उसने इस वकालतन या सालतन अदालत के सामने हाजिरी दी हो, वो अदालत को मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपनी ऐलानशुदा तारीख पर फैसला ना सुनाए। अब यही वजह है कि केस का फैसला ना सुनाने पर मुख्तलिफ कयासराइयाँ की जा रही हैं। हुकूमत ये वजाहतें दे रही है कि केस के मौखर होने की वजह बानी पीटीआई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस हवाले से आज क्या गुफ्तगू की, ज़रा सबसे पहले उसके सामने रखते हैं। जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की रिवायत है अदालती केसेस के अंदर, इस पे बानी चेयरमैन पीटीआई ने तो मेरा ख्याल है पीएचडी की हुई है। और वो 6 साल की, जो मैंने आपको फॉरेन फंडिंग का बताया कि 6 साल का, उसके अंदर एक उन्होंने कभी एक स्टे ऑर्डर, कभी एक तारीख, कभी दूसरी तारीख। तो ये हमेशा इनका वतीरा रहा है। जो बंदा साफ सुथरा होता है, जो बंदा पता होता है कि मैं बेगुनाह हूं, वो कभी तारीख नहीं लेता। हुकूमत बानी पीटीआई को फैसले के अल्तवा का जिम्मेदार गर्दान रही है, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इस केस पर जज साहब पर सवाल उठा रहे हैं कि वो जल्दी से आए और जल्दी से चले गए। पीटीआई ये तासुर दे रही है कि वो इस केस पर बानी पीटीआई की मुमकिन सज़ा के लिए पहले से ही तैयार है और फैसले में ताख़ीर होने के हक में नहीं है। आज अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहा था कि बानी पीटीआई सज़ा के मौखर होने पर बिल्कुल खुश नहीं होंगे, वो चाहते हैं कि इस केस जल्द हो। आज इमरान खान बिल्कुल खुश नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ पे अपसेट होंगे। वो 1 महीने से कह रहे हैं कि इसके ऊपर सजा सुनाओ, ऐसी घसीटा जा रहा है इस केस को। अगर आप कहें डील की बात करते हैं, क्योंकि मैं तो खुद हम तंग आ गए डील का लफ्ज़ सुन के, क्योंकि ये इतने अंडर प्रेशर हैं कि आज हालात ये हो गए कि इमरान खान को सजा भी नहीं सुनाने की उन्होंने आज जहमत की। अब 17 तारीख का इंतज़ार करके देख लेते हैं कि इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सजा सुना दे इमरान खान। अब इस केस का एक पहलू जो तहरीक इंसाफ बयान कर रही है वो ये है कि इस केस में कुछ भी नहीं निकलने वाला है, इसलिए वो ये फैसला मौखर होने पर सवाल उठा रही है। वैसे भी देखा जाए तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से वफाकी काबीना में किए जाने वाले हर फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता और ये बात इस केस में भी अप्लाई होती है, क्योंकि उस वक्त 190 मिलियन पाउंड की जो मुंतकिली की मंजूरी का फैसला है वो भी बानी पीटीआई ने अपनी काबीना के जरिए किया था और इस एतबार से इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अगर इस केस में बानी पीटीआई के खिलाफ फैसला आता है तो आगे जाकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेरे गौर आ सकता है। और ये मामला सादा नहीं है, क्योंकि आगे जाकर अगर अदालत ने ये मान लिया कि साबिक वज़ीर आज़म का फैसला चैलेंज नहीं हो सकता तो फिर ये केस खत्म हो जाएगा। शायद इसी वजह से तहरीक इंसाफ अदालत को ललकार रही है कि वो इस केस का फैसला दे। और आज पीटीआई के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, जरताज गुल, अहमद शाह और साहबजादा हामिद रजा शरीक हुए। इजलास में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली का मामला ज़ेरे बहस आया। इजलास में बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला ना सुनाए जाने पर एहतजाज की स्ट्रेटजी भी ज़ेरे गौर आई है। मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ फैसला ना आने पर एहतजाज करके डील के तासुर को ज़ाहिर करने की कोशिश करे, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट के ताख़ीर के शिकार होने पर हुकूमत और पीटीआई दोनों किसी डील के तासुर को रद्द कर रहा है। कोई ऐसी डील का या डील का हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का ना ऑफर है, ना कोई तासर है और ना हो सकती है। देखिए, इन पर जो इल्जामात है वो किसी की जात के हवाले से नहीं है, वो पाक तारीख की सबसे बड़ी डकैती है। इसके हकायक जो है वो बिल्कुल क्लियर है। ये 2+2 है, ओपन एंड शट केस है। इसमें अगर ये फैसला मौखर हो रहा है तो टेक्निकल कोई वजूहात होंगी।
इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, आज तीसरी बार 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर हुआ और हुकूमत ये इल्जाम लगा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है और आज इसी वजह से बानी PTI जो है वो टाइम पर हाजिर नहीं हुई, जिसकी वजह से जज साहब चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। जो टाइम था कि जिस वक्त सबको हाजिर होना था और फैसला सुनाने का टाइम था, वो 11 बजे का था और 10:30 बजे ही ये फैसला सुना दिया गया है कि भाई हम लोग इसको मौखर कर रहे हैं। बहाना उन सब लोगों ने बना दिया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे। देखिए, एक आदमी तो शख्स है ही जेल में, वो 50 कदम के फासले पर है, उसको ले आओ। उसने कौन सा इधर उधर जाना है। दूसरे जो है उन्होंने कहा हम रास्ते पर हैं, तो आप बुला ले, वेट कर लेते, डिले कर लेते, घंटा डिले कर लेते। ये सारे बहाने झूठ बोलने के। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जब हम बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड की, इन लोगों ने नाम बदला है अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के नाम बदल के 190 मिलियन पाउंड, क्योंकि इनको शर्म आती है। शर्म आती है कि ये उस यूनिवर्सिटी जिसके अंदर लोगों को असहाबा इकराम के जिस तरीके से वो डील करते थे वो पढ़ाया जाता है, सुन्नत नबी पढ़ाई जाती है कि किस तरीके से। सेनेटर साहब, इस केस का फैसला ना आने से बज़ाहिर लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हो रहा है कि फैसला आएगा तो सजा हो जाएगी। इस केस के फैसला ना आने से फायदा हो किसको रहा है वैसे? नहीं, देखिए, इस केस का फैसला ना होने से हुकूमत को ही फायदा हो रहा है, हमें तो नुकसान हो रहा है। जब आप एक गलत फैसले का गलत डिसीजन लोगे, मैं उसको चैलेंज कर लूंगा और इस किस्म का, जैसे इद्दत का केस था, इट डिड नॉट स्टैंड अ चांस। इसी तरीके से इस केस में कोई चांस, देखिए, इस केस के जो सारा मौकफ है वो क्राइम के ऊपर है। अच्छा, NCA ने और NAB ने, इन दोनों ने एक्नॉलेज किया हुआ है कि इसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम है ही नहीं। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट था बिटवीन टू पार्टीज, एक NCA है और एक मलिक रियाज है। मलिक रियाज ने हसन नवाज से एक प्रॉपर्टी खरीदी, जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा, NCA ने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे, लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग के नहीं निकले। तो अब ये पैसा मलिक रियाज का है। मलिक रियाज ने कहा कि मैं इसको वापस भिजवाता हूं। नजर इस बात से सेनेटर साहब, अब फैसला सुनाए जाने की अगली तारीख तो आ गई है, इसको मजीद कितना प्रोलॉन्ग कर लेंगे? वो कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1-2 महीने और प्रोलॉन्ग कर लिया जाए। ये तो अब दिनों की बात है, क्योंकि अगली तारीख आ गई है, तो फैसला तो आना ही है अल्टीमेटली। लेकिन इस ब्रैकेट में, इस विंडो के अंदर जो कुछ दिन की है, क्या ऐसा खास होने जा रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही, इन लोगों ने सुनाया क्यों नहीं है। सुना देते। मतलब इसमें देखिए, ये पहली बार है कि जो कैदी है वो कह रहा है फैसला सुनाओ, जो हुकूमत और जज है वो नहीं सुना रहे। मतलब कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि हमने ये भी देखना पड़ रहा है कि एक आदमी कह रहा है यार मेरे खिलाफ फैसला सुना दो, जो भी फैसला सुनाना है सुना दो, और बाकी लोग डर रहे हैं, बाकी लोग घबरा रहे हैं। आपका तासुर क्या है, क्यों हो रहा है? और ये जो अगर दिन है, चंद रोज है अगर फैसला सुनाने में, तो इन दिनों में ऐसा क्या खास हो जाएगा? देखिए, असल में मसला ये है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सारा मसला जो है ना वो ये है कि इन लोगों ने इमरान खान को अंडर एस्टिमेट किया। इन लोगों का ख्याल था इमरान खान वो सारी जिंदगी प्रिंसली जिंदगी गुजारता रहा है, तो वो जेल में 2-3 दिन नहीं ठहरेगा। कोई कहता था कि ये करता है तो ये हफ्ता नहीं ठहरेगा, कोई क्या कहता था। आज इन सबको समझ आ गई है कि उसने ना उसके प्लेटलेट्स गिरे, ना उसको कोई एफिडेविट देनी पड़ी, या उसके किसी साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि इसका तो दिमाग खराब है, ना किसी ने कहा कि इसकी कमर में दर्द है, ना वो किसी ICU में लेटा है, ना कुछ हुआ है। कुछ फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह उसको इसी तरह ही लंबी जिंदगी दे, वो इसी तरीके से चल फिर रहा है। इस चीज को ये लोग अंडर एस्टिमेट कर गए। नंबर इनका ख्याल ये था कि जब ये डरेगा, इस चीज से डरेगा, तो ये हमसे डील कर लेगा। हम इसे कहेंगे कि 3 साल के लिए बाहर चले जाओ, मुंह बंद कर लो, जैसे कोई लोग 10 साल के लिए मुंह बंद करके बाहर भाग गए थे। उसी तरीके से ये चला जाएगा। ये ऑफर की 3 साल तक बाहर जाने की? बिल्कुल की है, ये ऑफर मैं बताता हूँ की है। इमरान खान ने खुद भी कहा है, इमरान खान ने क्यों कहा है कि मैं 3 साल छोड़कर 3 सेकंड भी खामोश नहीं रहूंगा। ये कैसे हो सकता है? बनी गाला के बारे में हर चीज, बनी गाला और लंदन 2 जगहों का कहा गया इन्हें कि यार बनी गाला चले जाए, खामोश रहे, लंदन जाए चले जाए।
सर जी, इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक आदमी है, उसने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब आपके थ्रू हम पैगाम भिजवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि आप ऑनेस्ट बंदे हैं, आप दरमियान में हेरा फेरी नहीं करेंगे। मैंने कहा क्या पैगाम भिजवाना चाहते हैं? उन्होंने मुझे कहा कि हम खान साहब को ये कहना चाहते हैं कि ये चीज, इस तरह की कोई चीज एक्सेप्ट कर ले। मैंने कहा इस किस्म की चीज में आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट। क्यों? ये मुझे भी मंजूर नहीं होगा। इमरान खान तो मुझे मार देगा अगर मैंने इस तरह की बात की तो। किस शख्स ने कहा आपको? बस छोड़ दे उसको किस शख्स ने कहा, लेकिन जनरली ये बात हुई है। अच्छा, मैंने तो उस चीज को बिल्कुल ही टाल दिया ना। ताकतवर आदमी होगा ना जो ऐसा कर सकता होगा, जिसके पास फैसले का इख्तियार होगा। देखिए, बात जरूरी नहीं है कि कोई ताकतवर आदमी आपसे बात करे। ताकतवर आदमी के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके लिहाज से होते हैं, वो भी आपसे कोई वैसे आउट ऑफ द वे बात कर रहे होते हैं कि यार ये मैं ये करना चाहते, लोग ये कहना चाहते, वो कहना चाहते। मेरा उसका जवाब था, शेर को कह रहे हो कि यार तुम गोश्त खाना बंद करके तुम घास खाना शुरू कर दो। नहीं तो सेनेटर साहब, व्हाट हैव यू डिसाइडेड नाउ? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कमेटी में क्या फैसला हुआ है? क्या आप इस पे एहतजाज करने जा रहे हैं? क्या प्रोटेस्ट करेंगे कि फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा, या इंतजार करेंगे अगली हियरिंग का? देखिए जी, ये हम लोग तो प्रोटेस्ट 2-3 तरीकों से कर रहे हैं। हम लोग तो ये जिस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ ये पॉलिटिकल केसेस हैं, और वो भी बगैर किसी शवाहिद के, वो भी गलत तरीके से कहते हैं, उसका प्रोटेस्ट करना मेरा फर्ज भी बनता है, मेरा हक भी बनता है। मैं क्यों ना करूं उसका प्रोटेस्ट? मैं आपके प्रोग्राम के लिहाज से मैं प्रोटेस्ट करता हूं। मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं। ये प्रोटेस्ट का कौन सा तरीका है डॉक्टर साहब? ये जापानी तरीका है। अच्छा। ये जापानी तरीका है। इस तरह के प्रोटेस्ट हम करेंगे। और ये किस तक पहुंचा रहे हैं आप? ये जो आवाज है, जो मखसूस आवाज अभी आपने पैदा की है, ये किसके लिए है? तो वो कहती है ना, वो कहते हैं दिल से निकलती है जो आवाज असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। और ये जबान जो आपने अभी जिस जबान में प्रोटेस्ट किया है, ये जबान कौन समझेगा डॉक्टर साहब? समझने वाले समझ जाएंगे। हाँ, आपको पता है कि ये तो आजकल के गवर्नमेंट ने खास तौर पे इशारा दिया कि इस तरह का प्रोटेस्ट किया करो। नहीं, इसको डी कोड भी तो करना है ना। ये बड़ी कोडेड लैंग्वेज है, इसको डी कोड भी तो किसी जगह करना है ना। ये क्या है आपने? ये जो आपने आवाज पैदा की है, इसमें क्या कहा है अभी आप? ये आप इसको एक साइफर समझे, जाके प्राइम मिनिस्टर साहब को कहें कि इसको डी कोड करवाएं, आपको पता चल जाएगा कि उसमें मैंने क्या कहा है। कोई ऐसी बात तो नहीं जो एक्सपंज करनी पड़े, ये जो भी आपने कहा है? नहीं, देखे ना, कोई गैर पार्लिमानी तो नहीं है। वो तो जब डिकोड करेंगे वो तो खुद ही समझ आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूं कुछ ऐसी ही बातें आज हमने असेंबली में भी देखी और सुनी है। जरा चलाए प्रोड्यूसर साहब, चलाइए जरा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन अकॉर्डेंस विद द सब। सेनेटर साहब, ये क्या हो गया तहरीक इंसाफ के लोगों को? सेनेटर साहब, ये सारे मिलके ऐसी आवाजें निकाल रहे हैं सर। ये देखिए, मेरी बात सुने, ये कोई चिड़ियाघर है सर? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये प्रोटेस्ट करने का ऑफिशियल तरीका है। अब आप जब भी प्रोटेस्ट करेंगे आपको करना पड़ेगा। सर, ये कुछ चिड़ियाघर में प्रोटेस्ट हो रहा है? सर जी, चिड़ियाघर में प्रोटेस्ट नहीं, ये जापानी तरीका है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि प्रोटेस्ट ऐसे होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब की बाकी बातें तो आप मानते नहीं है, ये बात आपने मान ली सेनेटर साहब, बहुत नाइंसाफी है। शुक्र करें उनकी एक बात तो हमें कोई पता चली है कि कोई काम की भी बात। आपको पसंद आई ये बात? हमें बिल्कुल उनकी ये बात पसंद आई। हमने कहा हम इसी तरह प्रोटेस्ट करेंगे करके। ठीक है, यानी अब मुस्तकबिल करीब में हम इसी तरह की आवाजें सुनेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब सड़कों पे नहीं निकलेंगे, अब डी चौक का रुख नहीं करेंगे, बल्कि जहां होंगे वो इस तरह की आवाज पैदा करके अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं आप? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम यहां से तो स्टार्ट ले रहे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो वैसे सेनेटर साहब, कितना अजीब मंजर होगा जब मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। मुझे पता चला है 15 जनवरी को नहीं, अब 16 जनवरी को होने जा रहा है। तो 16 जनवरी को जब मुज़ाकरात के लिए बैठेगी पीटीआई की जो कमेटी है, तो वो भी हुकूमत से इसी जबान में बात करेगी? नहीं, वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। देखिए, इस तरह है, जो तीसरे जो होंगे उसमें जो हुकूमत ने हमें कहा था कि आप इन राइटिंग दोगे, तो एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ इमरान खान हम लोग इन राइटिंग देंगे गवर्नमेंट को कि ये हमारे चार्टर ऑफ डिमांड है, और उसके साथ उनको एक टाइम बार करेंगे
कि 31 जनवरी से पहले पहले चौथी मीटिंग बुलवाएं और चौथी मीटिंग में आप हमारी इस डिमांड के ऊपर कुछ न कुछ पेशरफ्त की हो। अगर वो उस चीज के ऊपर वो पेशरफ्त नहीं करते या फिर अगर वो 31 जनवरी से आगे जाते हैं तो फिर हम लोग इस जो निगोशिएशंस हैं हम उनको ब्रेक कर देंगे। हम कहेंगे फिर हम आपके साथ निगोशिएशंस करते ही नहीं है, क्योंकि हम देखिए किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। अगर आप उसको किसी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना तो कोई फायदा नहीं है। आपने काम करना है, आपने बात करनी है, आप सीरियस है तो आपको टाइम बाउंड करना पड़ेगा। तो अगर आप सीरियस नहीं है ना, मैं आपके प्रोग्राम को 6 घंटे भी चला सकता हूँ ना। आपको कहता रहूंगा यार घंटे बाद आ जाना, आपका प्रोग्राम चलाता हूँ, फिर आना, घंटे बाद आना। आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरा ख्याल है पूरा दिन शो चला सकती है। जो कंटेंट आपको मिल गया आप वो एक आवाज निकालते रहे तो मेरा ख्याल पूरा दिन निकालते रहेंगे। सर लास्टली नहीं है, हमें तो बहुत सारे देखिए बात यह है कि जब हम इनके जो कारनामे इन लोगों ने किए हैं, जब हम उनको खोलना शुरू करेंगे तो हर एक कारनामे के ऊपर आप बिल्कुल सही कहते हैं कि ठीक ठाक वो हो जाएगा, काम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाँ जी साइड से सब लास्टली ये मुज़ाकरात और एहतजाज और हु की आवाजें ये सब एक साथ चल सकता है? यानी एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये आवाजें हैं और एहतजाज हो रहा है। एहतजाज और मुज़ाकरात पैरेलल हो सकता है सर? बिल्कुल पैरेलल हो सकता है। इसको सीरीज में होने की जरूरत नहीं है, इसको पैरेलल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो देखिए एहतजाज अपना हमारा हक है, उसके आप अक्सर देखते होते हैं कि सड़कों पे एहतजाज भी हो रहा होता है और नेगोशिएशंस भी हो रही होती हैं, तो वो तो पैरेलल हो सकता है। अब हम लोग इन्होंने कहा है कि आप सड़कों पे ना निकलो, तो हमने कहा नहीं निकलते, हम उसी लिहाज से करेंगे। एहतजाज करना हमारा हक है, हमारा फर्ज है, तो हमने कहा चलो हम अच्छे तरीके से, जिस तरीके से कहा गया है कि एहतजाज करो, हम वैसे एहतजाज करेंगे और इन द मीनवाइल हम डिस्कशंस भी कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद कौसर काज़मी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कौसर काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो मौखर हुआ है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का इंदिया भी दे रही है और फिर हुकूमत पे इल्ज़ाम भी है कि हुकूमत ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। तो क्या हुकूमत फ़ायदा उठाना चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यार जज बड़े अच्छे मिले हैं इनको। एक तो इनको पैगामात भिजवाए जाते हैं, भाई आ जाएं, आपकी तलबी है, आपकी पेशी है, और बारहा पैगामात के बाद भी ना इनके वकला जाते हैं। एक फरीक वहां जेल के अंदर है, बुशरा बीबी वहां पे पहुंचती नहीं है और इल्जामात लगाते हैं ये हुकूमत पे कि ये कोई साजिश है। भाई साजिश थी तो आप जाके उस साजिश को बेनकाब करते कमरा अदालत के अंदर। और अच्छे जज की इस्तेलाह मैंने क्यों इस्तेमाल की कि हमने माजी में देखा कि 2018 के अंदर जब मियां नवाज शरीफ अपनी बीमार एहलिया की तीमारदारी के लिए लंदन में थे तो हमारे सामने हम यानी शायद है उस चीज के कि उन्होंने उस अदालत से 4 दिन का इस्तिस्ना मांगा था जिसमें 100 से ज्यादा पेशियां भुगती थी, और यही अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे आला अदलिया से कि भाई मैं जहां पे 100 से ज्यादा पेशियां भुगती उसी कमरा अदालत में खड़े होकर फैसला सुनना चाहता हूं, चाहे वो मेरे हक में आए या मेरे मुखालिफ आए। अब इनको आज मेरे ख्याल में जज साहब को उनकी अदम मौजूदगी में फैसला सुना देना था ताकि ये साजिशी जो मामला है इसकी जो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे जिस वक्त एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस का फैसला सुनाया गया था और फिर यहाँ पहुंचने पे उनको गिरफ्तार किया गया था। मुतादिद ऐसे मौके हैं कि जहां पर मुलजिमान मौजूद नहीं थे मौके पर, या तो मुल्क में नहीं थे, मुल्क से बाहर थे, सजाएं सुना दी गई, लेकिन क्या वजह है कि यहाँ पे अदम पेशी को रीजन बना के पेश किया जा रहा है कि वो क्योंकि आए नहीं, मौके पर नहीं थे, मौजूद नहीं थे, तो सजा नहीं सुनाई गई। ये तो कोई ऐसी कोई खास वजह नहीं है सर। देखें, अगर तो ये केस कमजोर होता, केस का फैसला उनको अपने हक में आता नजर आता तो फिर तो यकीनन वो पहुंच जाते। ये इनके ताखीरी हरबे इसीलिए है कि ये ओपन एंड शट केस है। और आपने अभी जब हम लाइव नहीं थे तो आपने जिक्र किया हमारी सहाफत का, तो 190 मिलियन पाउंड उस वक्त हमने कवर किया था बरतानिया के अंदर, और हमने देखा था कि किस तरह अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत जब भी किसी से डर्टी मनी रिकवर होती है तो रियासतों को मुंतकिल होती है, ना कि किसी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाए। और वो क्यों आई थी? क्योंकि इनको पता है कि इनका एक बंदा तहरीक इंसाफ का जाके डोरचेस्टर होटल पार्क लेन में मलिक रियाज साहब से मुलाकातें करता था, वही एक बंदा पैडिंगटन के अंदर उनकी साहबजादी के घर जाके उनसे मुलाकातें करता था, और वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दिया गया वो भी इन्हीं की जानिब से दिया गया। फिर उससे सबसे बड़ा जो इनका एतराफ, आप शहजाद अकबर साहब की बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल कर रहा हूं। और साथ काबीना का जब इजलास हो रहा था
तो वहां पे उस वक्त इंसानी हकूक की जो वजीर थी शीरी मजारी साहिबा, उन्होंने एहतजाज किया था, भाई बंद लिफाफे के अंदर आप हमसे मंजूरी ले रहे हैं, पहले ये तो बता दें कि इसमें है क्या। और उनको ये कहा गया था कि ये कौमी सलामती का मामला नहीं, लेकिन कौशल काली साहब देखिए, कतई नजर इस बात से मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर फैसला महफूज हो गया तो सुना दिया जाए। फैसला सुना देने में क्या बरमाने हैं, फैसला तो आ जाना चाहिए। आ जाएगा तो ये तमाम तर शकूक व शुबहात भी दम तोड़ देंगे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको हायर कोर्ट के ऊपर अगर चैलेंज करना है, पिटीशन लेके जानी, तो वो कर भी देंगे। देखिए, ये तो उनका हक बनता है, बिल्कुल वो करें। अब अदालती एक प्रोसीजर है, जज क्या सोच रहे हैं, उन्होंने क्यों फैसला नहीं दिया, इस पे ना आप कमेंट कर सकते हैं ना मैं कमेंट कर सकता हूं। हमने तो वसी पैराए के अंदर इस केस को देखना है। केस के अंदर तमाम तर शवाहिद इनके खिलाफ जा रहे हैं। इमरान खान का अपना बयान है कि भाई वो जो अलकादर यूनिवर्सिटी थी उसको टोटली स्पॉन्सर किया था मलिक रियाज ने, और मलिक रियाज दूसरी जानब कहते हैं कि फाइलों को पहिए लगाने के लिए कुछ देना पड़ता है और कुछ लेना पड़ता है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं, जो दिया वो 190 मिलियन का वो उसके एवज अलकादर था, और जो लिया वो जुर्माने की मद में अपना तो आप जज साहब से और अदालत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर केस का फैसला सुनाया जाए? बिल्कुल सुनाया जाना चाहिए जी। जिसको हम एक अरसे से ओपन एंड शट केस कह रहे हैं, उसमें किसी किस्म की कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें तो उन इदारों के सामने भी, बरतानिया के मोतबर इदारों के सामने भी शर्मिंदगी हुई कि पाकिस्तानी अवाम का पैसा समझ के उन्होंने लौटाया था, और जिस शख्स से रिकवर किया था डर्टी मनी पाकिस्तान में आके उसी को वो अता हो गया। तो ये तो एक अच्छा कौशल काली साहब, हमारे यहाँ एक अंपायर की उंगली की बात होती है, और जाहिर है वो उस वक्त के जब 2014 में धरना था तो उस वक्त कि अंपायर का फैसला तो अभी आना बाकी नहीं है, या अंपायर के फैसले का इंतजार तो नहीं किया जा रहा फैसला सुनाने से पहले? वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। इन्होंने हमेशा उसी अंपायर की उंगली का सहारा लेके मनसब इक्तदार तक पहुंचे, और इनके जहनों में ये बात है कि उनके सिवाय ये होता कुछ नहीं है। हमें उन पे एतबार कर लेना चाहिए। जब उन्होंने खुल के ये कह दिया भाई कि आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं, आपने अगर कोई भी बात करनी है, वो आपने सियासी क़यादत से बात करनी है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो बार बार उनकी तरफ देखा जाता है और हमें इख्तियार कह के उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जो मुज़ाकरात में ताक़ीरी अमल है उसका भी जिम्मेदारी हम पे डाल दी जाती है। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो हमें, मेरे ख्याल में, उन पे एतबार कर लेना चाहिए। इस वक्त बरसरे पैकार है वो इनके सूबे के अंदर, जहां पे 12 साल से ये हुक्मरान है, उसकी जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, वो आपके सामने है। किस तरीके से दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया, और वहां पे जाके जो हमारी अफवाज है वो रोजाना की बुनियाद पे वहां पे शहादतें दे रही हैं। तो हमें, मेरे ख्याल में, उस जानब देख लेना चाहिए इनकी बहुतान तराजियों का, क्योंकि यूट्यूबर है इनके जो हफ्तावार महीनावार करोड़ों कमाते हैं। लेकिन कौशल काली साहब, कुछ वसवसे हुकूमती हलकों में भी तो है ना, तो क्या कोई खतरा लाहक है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंसर्न क्वार्टर से कोई बातचीत हो रही है, या बातचीत हो रही है इसीलिए कुछ फैसले नहीं आ रहे, वो ताखीर का शिकार हो रहे हैं, और कहीं ये ना हो कि पीटीआई और कंसर्न क्वार्टर्स करीब आ जाए? देखिए, बिल्कुल खतरा होता, बिल्कुल वसवसा होता। जिस मुल्क को ये दिवालियापन के बिल्कुल करीब, बल्कि दिवालिया करार दे चुके थे, उसको वापस इस हुकूमत ने ट्रैक पे ना डाला होता। खतरा होता अगर पंजाब में मरियम नवाज ने 70 मंसूबे 100 दिन के अंदर न दिए होते, जिनमें 50 पे बाकायदा अमल दरामद हो चुका है। हमें खतरा होता अगर इकोनॉमी राइट ट्रैक पे ना आती। हमें खतरा होता उस बात से कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके इशारिये रोजाना जो बुलंदी की सतह है उसको छू रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरे ख्याल में कोई भी मुहब्बे वतन अदारा, उससे हवाले से ना हमें कोई वसवसा है ना हमें कोई खतरा है। लास्टली, अब मुज़ाकरात का अगला दौर 15 जनवरी को होना है। आपको लग रहा है कि जो माहौल बन रहा है, ख़ासतौर पे असम्बली के फ्लोर से जो तकारीर आज हुई हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोनों तरफ से हुई हैं, ये मुज़ाकरात में कोई दाल गलती भी देख रहे हैं आप? देखिए, कुछ उम्मीदें हैं तहरीक इंतशार को, कहीं किसी जानब से शायद कोई बंदा हलफ उठा लेगा और उसके बाद हमारे लिए शायद कोई फोन आ जाए, कोई रिलीफ आ जाए। तो ये तमाम इनके जो ताखीरी हरबे हैं वो उसी इंतजार में है। शायद 21 के बाद इनके लिए पता नहीं क्या होना है। इसीलिए रियासत मुखालिफ एजेंडे पे ये गामजद हैं। वहां पे अभी तक इनका सोशल मीडिया हमारे रियासती इदारों पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं और कह रहे हैं भाईजान कि वहां पे गोली क्यों चलाई, हमें जवाब दिया जाए। तो हमारा तो फिर वही जवाब होता है रेहान कि भाई गोली को पैरास्टामोल, पैनाडोल या यूरेक्सन की नहीं थी, वो स्टील की होती है। जब चलती है तो ठा करके बंदे को लगती है और बंदे मरते हैं और वहां पे खून के निशानात होते हैं। उनके कोई वारस होते हैं जो बोलते हुए नजर आते हैं। अब ना तो कोई बोल रहा है ना कोई एहतजाज है, लेकिन रियासत मुखालिफ जो इनका एजेंडा है, जो इनका मंसूबा है, जो साजिश है, वो उसी तरीके से चल रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल में दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। तो हम तो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसकी दूरी के लिए और खालिस नीयत के साथ। अब इनको देखते हैं कि इनकी नीयतें क्या हैं जो पहले ही उजागर हो चुकी हैं।
आगे देखते हैं ये क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीटीआई में भी दिन ब दिन इख्तलाफात हैं कि शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचाने का बायस बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर एक ने अपनी 1.5 की मस्जिद बना रखी है। यहाँ तक कि बानी पीटीआई के पैगामात को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जैसा कि गुज़श्ता दिनों हुकूमत से मुज़ाकरात को लेकर शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा में एक नई जंग छिड़ गई और ये जंग सलमान अकरम राजा जीतते हुए नजर आए, क्योंकि पार्टी की अक्सरियत ने सलमान अकरम राजा का साथ दिया और इस बात का सबूत शेर अफजल मरवत को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर शो कॉज नोटिस मिलने की सूरत में देखा जा सकता है। शेर अफजल मरवत की जानिब से पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी की वजह से पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के जरिए शेर अफजल मरवत से पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर जवाब तलब किया गया और जवाब दिए जाने तक उन्हें मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से भी रोक दिया गया है। अब शेर अफजल मरवत ने खुद को वक्ती तौर पर मीडिया से दूर रखने का ऐलान किया है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि एलेवीन गडापुर के कहने पर मैं किसी पार्टी रहनुमा के खिलाफ बयान नहीं दूंगा, लेकिन अगर किसी रहनुमा ने बयान दिया तो फिर मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में बेहंगम आग ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजलिस ख्वाबों का देश कहलाता है, लेकिन आग ने सब ख्वाब रेजा रेजा करके रख दिए हैं। जैसा कि गुज़श्ता हफ्ते यहाँ पैलिसेड्स के इलाके में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते एक बड़े इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। भरपूर कोशिश के बावजूद इस आतिशज़दगी पर काबू नहीं पाया जा सकता। इस आग से होने वाले नुकसानात का तखमीना इस कदर ज़्यादा है कि इसे अमरीकी तारीख की बदतरीन तबाही और बर्बादी करार दिया जा रहा है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक यहाँ जलकर राख हो जाने वाली आबादियों को देखकर यूँ लगता है जैसे किसी ने एटम बम गिरा दिया हो। इस आग की लपेट में 25,000 दफातर गाड़ियाँ नेस्तो नाबूद हो चुके हैं, जबकि 1,53,000 अफराद को यहाँ से बेदखल कर दिया गया और मजीद 1,60,000 मकीनों को खबरदार किया गया है कि किसी भी वक्त यहाँ से इनखला के लिए तैयार रहें। इस आग से होने वाले नुकसानात का तखमीना 135 बिलियन डॉलर से 150 बिलियन डॉलर लगाया गया है। अब जैसा कि अमरीकी हुकाम इस आग लगने की वजह अब तक तलाश कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक इस आग लगने की वजह मकाफाती अमल करार दे रहे हैं। बारकैफ ये जो जिस अंदाज में हुआ इतनी बड़ी तबाही, वो कहते हैं कि नस्ल आदम का खून है आखिर, और ज़ाहिर है ये किसी भी सूरत में एक इंसान जो है जब उसकी जान जाती है तो यकीनन वो पूरी इंसानियत की जो है वो तबाही होती है। बारकैफ हमारी दुआ यही है, एक तमन्ना यही है कि इस आग पे जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए ताकि इंसान महफूज रह सके। हुकूमत सब अच्छा है कि राग अलाप रही है, लेकिन ये बात हकीकत है कि गरीब तबका अब भी अपनी 2 वक्त की रोटी को पूरा नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि गुजरावाला में भूख से सताए चोरों की टिक्का शॉप में चोरी की अनोखी वारदात सामने आई है, जिसमें चोर मछली, चिकन पकौड़े, रायता, सलाद और घी चोरी करके फरार हो गए। जुर्म तो जुर्म है, लेकिन ये जुर्म रोटी के हुसूल के लिए किया गया, भूख पर मजबूर किया, जो हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। लेकिन सितम ये देखिए कि वो FBI जो टैक्स रिकवरी में नाकाम रहा है, वो 1010 होंडा सिटी गाड़ियाँ खरीदने जा रहा है, जिसकी हुकूमत ने मंजूरी भी दे दी है। FBI 1010 गाड़ियों की खरीदारी के लिए 3 अरब रुपए की पेशगी अदायगी करेगा, जबकि बाकी रकम उस वक्त अदा की जाएगी जब 500 गाड़ियों की तरसील मुकम्मल हो जाएगी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक गाड़ियों के लिए कई इजाफी खसूसियात शामिल की गई हैं, जिसमें नेविगेशन सिस्टम के साथ रिवर्स कैमरा, आला मयार का अंदरूनी डिज़ाइन शामिल है। जबकि FBI ने हर गाड़ी में ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब करने की दरख्वास्त की है, जिसमें 1 साल की सर्विस चार्जेस और सब्सक्रिप्शन की जो तजदीद है उसके लिए रियायती पेशकश शामिल होगी। और FBI को इस माह 75 गाड़ियाँ मिलेंगी। इसके बाद फरवरी में 200, मार्च में 225, अप्रैल में 250 और आखिरकार मई 2025 में बाकी 260 गाड़ियाँ डिलीवर की जाएंगी। अब एक तरफ भूख की शिद्दत है, दूसरी जानिब अशराफिया की शाह खर्चियाँ जो अमीर के तस्वुर को मजीद गहरा कर रही हैं। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।